उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, यूपी में विपक्ष की और देश में समाजवाद की सबसे मजबूत आवाज। अखिलेश यादव के राजनीतिक चर्चाओं में बने रहने की वजह से पर्यावरण हित में उनके क्रांतिकारी कदम चुनावी खबरों के नीचे दब जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री। अखिलेश ने यूपी के कई शहरों में दिए डेडिकेटेड साइकिल कॉरिडोर। इटावा से आगरा तक एशिया का पहला साइकिल हाईवे। गोमती रिवर फ्रंट, इटावा लॉयन सफारी। एशिया का सबसे बड़ा शहरी पार्क जनेश्वर मिश्र पार्क जैसे कई एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट। वृक्षारोपण का गिनीज बुक रिकॉर्ड भी बनाया। स्कूली पढ़ाई में पहली बार पर्यावरण की पढ़ाई को शामिल किया। हर साल पर्यावरण दिवस के दिन पार्टी कार्यालय में कोई अनोखा पौधा लगाते हैं। कभी परिजात का तो कभी हिमचंदा का। अखिलेश यादव ने यूपी में सोलर ऊर्जा नीति लागू की। कन्नौज का सौर ऊर्जा प्लांट, सोलर स्ट्रीट लाइट्स, सोलर सब्सिडाइज्ड सोलर पावर पैक और सोलर से चलने वाले आरओ संयंत्रों का लाभ हजारों गांवों और सैकड़ों स्कूलों को दिया। तमाम राजनीतिक अंतर्विरोधों को दरकिनार करते हुए अखिलेश यादव के ये कदम आपकी सांसों को और बेहतर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube। सर, आपका सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे और स्वागत करने के लिए मिस्टर ऋषभ गुप्ता से रिक्वेस्ट है कि वो मंच पर आए और सर को बुके प्रेजेंट करें। Requesting Miss Vinita Yadav to join in as well. Thank you. Thank you, Mr. Gupta. थैंक यू सो मच अखिलेश जी। आज आप न्यूज़ नशा के मंच पर मौजूद, आप आए, आपने वक्त निकाला और जैसा कि इस वीडियो में दिखाया है कि अखिलेश जी से बेहतर व्यक्ति नहीं हो सकता, बेहतर नेता नहीं हो सकता जो पर्यावरण पर बात कर सके। और ये मैं महज कह नहीं रही हूँ, ये अभी इस इंटरव्यू में साबित हो जाएगा। पर्यावरण पर इन्होंने बीटेक किया है एनवायरनमेंट में, पर्यावरण इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री कोर्स किया है। और मैंने सुना है कि अक्सर जब कोई आपसे पौधे के बारे में बात कर ले तो उस पौधे की पूरी डिटेलिंग आप काफ़ी देर तक बता सकते हैं। तो इतना सारा नॉलेज आपका पर्यावरण पर, ये देश के लिए बेहतर करने के लिए आपने इसको सोचा या फिर खुद आपका इंटरेस्ट हमेशा इसमें रहा? क्योंकि सांसें बहुत ज़रूरी हैं। मैं धन्यवाद देता हूं आपको, और इससे भी ज़्यादा मैं बधाई इसलिए देता हूं कि आप एनवायरनमेंट जैसे इशू को छू रहे हैं। ये आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे करके जा रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी की भी जिम्मेदारी है और जो सरकार है उसकी भी जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम कैसी हवा दे के जा रहे हैं, कैसी उसको ज़मीन दे करके जा रहे हैं, कैसी हमारी नदियाँ होंगी या हमारे शहर या गांव कितने साफ सुथरे होंगे। ये जिम्मेदारी हमारी बनती है। जो पुरानी पीढ़ी ने हमें दिया वो हमारे सामने है, लेकिन समाज के लिए हमारी जो जिम्मेदारी बनती है, इसी को लेकर के समाजवादी पार्टी ने बहुत, जब सरकार में थे हम लोगों ने काम किया। लेकिन ये जितने भी प्रोजेक्ट दिखाए जा रहे हैं ये सब पुराने हो गए हैं। अब रास्ता ये खोजना है कि वापस सरकार में कैसे आए और एक बार पुनः उन कामों को कैसे किया जाए, क्योंकि जो सरकार आज है उसे पर्यावरण की चिंता नहीं है। और पर्यावरण की चिंता होती तो जो सबसे पहले कहा गया था वाराणसी में कि माँ गंगा ने बुलाया है और हम नदियों को साफ कर देंगे, और सबसे प्राथमिकता होगी माँ गंगा की। आज हमें 10 साल दिल्ली की सरकार के और उत्तर प्रदेश की सरकार का अगर हम पीछे मुड़ करके देखें तो हमारी नदियां वैसी की वैसी हैं। और दिल्ली वाले अगर अपनी नदी को देखना चाहेंगे, यमुना के पास अगर चले जाएं, कभी कभी लगता है कि दिल्ली वालों ने कुछ नई चीज बनाई है
और वो जो तस्वीरें आती हैं वो लगता है कि किसी बाथ टब में जो कभी कभी हम लोग नहाने के लिए वो साबुन डालते हैं, वो टब भर जाता है, वैसे कभी कभी यमुना दिखाई देती है, पूरी यमुना में झाग भरा पड़ता है। तो एनवायरमेंट इश्यूज तो है, समाजवादियों ने काम भी किया, लेकिन उसको काम करने के लिए हम लोगों को सत्ता में पहुंचना जरूरी है। हमें उम्मीद है कि 24 में जनता परिवर्तन करेगी और परिवर्तन ऐसा होगा कि वो दोबारा जो छूटे हुए काम है उनको पूरा किया जाए। तो आप पर्यावरण मंत्री को कुछ सुझाव दे सकते हैं कि बेहतर पर्यावरण, बेहतर सांसें कैसे मिलें? अब जो सरकार जा रही हो और जो मंत्री जा रहे हैं उन्हें क्या सुझाव दूंगा मैं? जो लोग जा रहे हैं उन्हें क्या सुझाव है? क्या वो नदी साफ कर देंगे अब? ये बात तो तब होनी थी जब सरकार का पहला साल हो। ये तो कुछ महीनों की सरकार है, इससे तो अब सुझाव देना ही नहीं है। अब बस ये सुझाव देना है जनता को कि कैसे इन्हें बाहर करें जल्दी से जल्दी। सुझाव माँगते भी नहीं हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, विपक्ष के नेताओं को बुला कर के भी चर्चा की जाती है, एक आपस सौहार्द बना रहता है। अब क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू उठाई थी, देश के जितने भी प्रतिष्ठित लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, उन्हें जोड़ा गया था सफाई से को लेकर के, लेकिन क्या हम लोग उस पर कदम उठा पाए हैं? वही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वैसी हमारी नदियां, वैसी हमारे नाले, कुछ परिवर्तन तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनता की है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने पॉल्यूशन फैलाया, उस पॉल्यूशन को हटाएं, वो अपना वोट एक एक दें और बीजेपी को हटाएं देश से, तभी पॉल्यूशन हटेगा। आपको कैसा लगता है जब आप देखते हैं कि आपका कोई सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट या पर्यावरण को सुधारने के लिए जो आपने कदम उठाए थे अपनी सरकार के दौरान, वो इस सरकार में लापरवाही होती है या कोई मंशा होती है राजनीति की, उसकी वजह से बंद हो जाता है, तो आप उस वक्त क्या सोचते हैं कि मैंने किस वजह से शुरू किया था, क्या हो रहा है? दुख होता है इस बात को लेकर के कि जो प्रोजेक्ट बहुत ईमानदारी से शुरू किए गए हों, और मुझे याद है कि देश के राष्ट्रपति रहे कलाम साहब, उन्होंने मुझे सुझाव दिया था और उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के 9 पॉइंट प्रोग्राम पे प्रेजेंटेशन की थी। और जब प्रेजेंटेशन हुई थी उस समय के जितने भी अधिकारी थे, चीफ सेक्रेटरी से लेकर के प्रमुख सचिव या विभाग के जो मुख्य अधिकारी होते हैं, सभी मौजूद थे। तो जो 9 पॉइंट पे उन्होंने प्रोग्राम बताए थे, उसमें एक मिनी ग्रिड से भी था कि गांव को कैसे सौर ऊर्जा से जोड़ा जाए और उस गांव के लिए कैसे सोलर एनर्जी से हम पूरा का पूरा गांव की चीजों को और सुविधाओं को दे दें। तो मुझे याद है मैंने उस समय के राष्ट्रपति जी से कहा कि अगर आप उद्घाटन करेंगे तो मैं इसको बहुत जल्दी बनवा दूंगा। मुझे याद है 3 महीने के अंदर वो हम लोगों ने तैयार कर दिया। उस गांव में पूरी की पूरी सोलर एनर्जी से चक्की चलती थी, उनके पंप चलते थे, गांव में और जो उनको बिजली की जरूरत थी वो सब कुछ मिलता था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि गांव को 1 रुपए का भी बिजली का बिल नहीं देना पड़ता था। अगर गांव में बिजली फ्री मिल जाए और उस सुविधा से पूरी की पूरे उनकी चीजें हो जाएं, चाहे वो टीवी चलाना चाहें, चाहे वो मोबाइल चार्ज करना चाहें, चाहे वो अपने खेतों को पानी देना चाहें, चाहे वो अपनी चक्की को चलाना चाहें, सब सुविधाएं दी थी। जब तक समाजवादी सरकार रही, उस गांव में या उस तरह के जितने भी गांव चिन्हित हुए थे, सभी गांव में सौर ऊर्जा से बिजली मिल रही थी। लेकिन जैसे ही समाजवादी सरकार गई, वो सब के सब गांव बिजली से दूर हो गए। आज उनमें वो बिजली के प्लांट नहीं चल रहे हैं, सौर ऊर्जा का जो प्लांट लगा था वो बंद है। तो दुख इसी बात का है कि जो देश के राष्ट्रपति रहे हों, उन्होंने उसका उद्घाटन किया हो। सवाल ये नहीं कि समाजवादी पार्टी का है, सवाल यह है कि देश के राष्ट्रपति रहे, उन्होंने उद्घाटन किया था, वो काम आज नहीं चल रहा है, वो बंद हो गया। अब्दुल कलाम जी वहां पर आए थे तब। लेकिन आपके ज्यादातर ट्वीट, क्योंकि इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन सारी हैं, लेकिन ट्वीट्स जो जो होते हैं वो सांड के ऊपर होते हैं, जो घटनाएं हो रही हैं इन चीजों के ऊपर ज्यादा होते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि थोड़ा और लोगों को याद दिलाना ही पड़ता है, या मतलब लोग जानबूझकर भूल ही जाते हैं कि कितना काम हुआ? राजनीति में अच्छे कामों को लगातार याद दिलाना पड़ता है, और इसलिए याद दिलाना पड़ता है, जो पुरानी पीढ़ी है वो तो जानती है, उसने तो देखा है काम होते हुए। जो आने वाली पीढ़ी है वो शायद भूल गई होगी। अगर मान लीजिए समाजवादियों ने कोई एक्सप्रेसवे बनाया है, तो पुरानी पीढ़ी को तो पता है,
लेकिन आज के दौर में प्रचार करने वाले लोग ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उन्होंने ही एक्सप्रेस वे बनाए। इसलिए जरूरी बनता है कि लगातार अपने काम को बताते रहना, क्योंकि जो नई पीढ़ी है वो अक्सर उन बातों को नहीं पहचान पाती है, नहीं समझ पाती है कि किसने बनवाया है। इसलिए लगातार प्रचार करते रहना चाहिए, बताते रहना चाहिए, और हमारी जिम्मेदारी तो ये है कि जो समस्या है उसको हम बताएं। अगर सड़कों पे कोई जानवर की समस्या है तो हमें बताना चाहिए। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि राजधानी लखनऊ में आपको जानवरों की वजह से आपके ट्रैफिक ना चल पाए? कोई शहर नहीं बचा जहां पर ना इस तरह की दुर्व्यवस्था हो। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में कोई दिन ऐसा नहीं जाता है कि जानवर की वजह से एक्सीडेंट हो रहा हो और उससे जान न जा रही हो। ये सदन में भी मैंने उठाया है, और अक्सर हम पार्टी की तरफ से ये बात बताते रहते हैं कि लोगों की जान जा रही है, किसानों का नुकसान हो रहा है, किसानों को खेतों पे अपने तार लगाने पड़ रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों को अपने खेत बचाने के लिए तार लगाने पड़ गए। किसानों का खर्चा हुआ, क्या सरकार ने तार लगवाए? वो जो जानवरों से जिनकी जान गई या फसल का नुकसान हुआ है, क्या आपकी क्रॉप इंश्योरेंस में वो चीज शामिल है कि अगर किसी जानवर की वजह से या नुकसान हो गया है? तो ये तमाम सवाल हैं जो हम लोग इसलिए उठाते हैं क्योंकि ये जनता के सवाल हैं, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जनता के सवाल हम लोग उठाते रहें। आपको दिल्ली का मौसम ज्यादा अच्छा लगता है, लखनऊ का या सैफई का? वोट से जहां पहुंच जाएं वही मौसम अच्छा है। अब तो दिल्ली वाला चुनाव है, वोट अगर यहाँ पाकर के हम लोग ज्यादा जीत जाएं तो यहाँ का मौसम अच्छा होगा। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जैसे अब राजनीति में भी पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें आजकल आए दिन आप ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को ब्लेम करते हैं। तो ये पोल्यूशन बढ़ रहा है, कम हो जाएगा, या आपको लगता है इसमें कुछ सुधार की उम्मीद अभी आप कर सकते हैं? रास्ता इसी से निकलेगा, और ये जो एजेंसीज है कोई पहली बार किसी को परेशान नहीं कर रही हैं। अगर हम पुराना रिकॉर्ड उठा करके देखें तो पहले इस तरह का काम कांग्रेस पार्टी किया करती थी। कांग्रेस पार्टी ने तमाम नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई और न जाने क्या क्या किया है। उसी रास्ते पर बीजेपी चल रही है। अगर कांग्रेस खत्म हुई है तो बीजेपी भी खत्म हो जाएगी। जो कोई भी एक एजेंसी का गलत इस्तेमाल करेगा उसको जनता देख रही है। कांग्रेस भी बाहर हो गई, उसी रास्ते पे बीजेपी चल रही है। बीजेपी को भी जनता सजा देगी। बीजेपी की सजा की आप बात करते हैं, साथ साथ कांग्रेस की भी। तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में जब आप गए थे चुनाव प्रचार करने, तो ये चर्चाएं सामने आई और ये बातें सामने आई कि अखिलेश जी ने कांग्रेस को ज्यादा निशाना साधा कांग्रेस पर, और उसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान भी हुआ। कई सीटों पर, लगभग 5 ऐसी सीटें हैं जो उनके खाते से तो निकल गई, लेकिन हाँ बीजेपी के पास आ गई। वो बात इसलिए खत्म हो गई क्योंकि वो चुनाव खत्म हो गया। अब अगला चुनाव होने जा रहा है, उसकी रणनीति बनाने के लिए समाजवादी लोग साथ देंगे, और समाजवादियों की कोशिश होगी कि गठबंधन कैसे बने, इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो। और समाजवादियों ने यह तय किया है कि इंडिया गठबंधन तभी मजबूत होगा जब पीडीए के रास्ते पर हम लोग चलेंगे, जो हमारी रणनीति है उस पर चलेंगे तो मुकाबला किया जा सकेगा। वो बात खत्म हो गई, इसका मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो उस वक्त का खत्म हो गया, अब नई बात शुरू है। क्योंकि जिस तरह से कमलनाथ ने जिस तरह से बोला था, उसके बाद वो चुनाव भी हार गए। मध्य प्रदेश तो वो लेने का सपना चला गया उनका, दूसरा फिर उनका पद भी चला गया है, कांग्रेस की जिम्मेदारी चली गई। लेकिन आपने उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा, हालांकि आपने अजय राय को अच्छा खासा आईना दिखाया था। मैंने पहले भी कहा कि वो बात खत्म हो गई है। चुनाव के परिणाम आपने देख लिए हैं, और अब आगे की रणनीति क्या बन रही है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन अब बनेगा और उसकी रणनीति पीडीए ही बनेगी। ओके। इस बार के लोकसभा चुनाव में क्योंकि जब बीएसपी साथ नहीं है, कांग्रेस के गठबंधन की अभी आप बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उतनी असरदार नहीं है वहां पर, और बीजेपी ने हाल ही में अपना इन तीनों राज्यों में अच्छा खासा दमखम दिखाया है। आप काफी कम समय रह गया है अभी, तो आपको क्या वजह लगती है कि यूपी में आप कुछ खास मिरेकल कर पाएंगे?
अगर हम पिछले दोनों चुनाव देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश से ही बनी है, चाहे वो 2014 का चुनाव रहा हो, 2019 का परिणाम रहा हो। अगर उस समय की सीटों को हम हटा दें तो भारतीय जनता पार्टी अपनी बहुमत की सरकार नहीं बना सकती है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता की और खासकर समाजवादी पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रही है, उसकी जिम्मेदारी बड़ी बनती है। इसलिए समाजवादियों ने नारा दिया है कि 80 हराओ भाजपा हटाओ। भाजपा हटेगी तो संविधान बचेगा, भाजपा हटेगी तो लोकतंत्र बचेगा। इसलिए 80 सीटें अगर हार गई भारतीय जनता पार्टी, और जिसको हराने के लिए लगातार समाजवादी प्रयास करेंगे, देश से भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। लेकिन हिंदी पट्टी के तीनों राज्य अभी उनके खाते में गए हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि यहाँ पे जाति जनगणना, मुस्लिम तुष्टीकरण की हार है और ब्रांड मोदी जो है वो जीत रहा है? ये बातें उनको बचाने के लिए की जाती हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं या चैनल को जो देखते होंगे वो सब जानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी जाति ढूंढ रही थी कि किस जाति का मुख्यमंत्री बनाए। तो मैं ये कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा जातिवादी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और समाजवादियों की और अन्य दलों की लड़ाई हमेशा संविधान में दिया हुआ जो अधिकार है उसको मांगने की है। अगर जाति जनगणना से सामाजिक न्याय का रास्ता निकलता है तो समाजवादी पार्टी जाति जनगणना के पक्ष में है, और बिना जाति जनगणना के सामाजिक न्याय संभव नहीं है। सामाजिक न्याय का रास्ता अगर कुछ है तो वो जाति जनगणना है। काफी जोरों से चर्चा हो रही है पिछले कुछ दिनों से कि योगी आदित्यनाथ जो है उन्हें दिल्ली बुलाया जा सकता है और यहाँ बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये आपके लिए राहत है या कुछ और? देखिए, उन्हें कोई नहीं बुला रहा और न वो कहीं जा रहे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ही उनका जवाब देगी। जी, कल गठबंधन की मीटिंग है और उससे पहले उत्तर प्रदेश के भी कुछ नेताओं को बुलाया है कांग्रेस ने, और वो अपना हिसाब किताब बैठा रहे हैं शायद कि आपके साथ किन सीटों पर बात की जाए, और हर बार ये सीटों पर ही आकर के मामला रुक जाता है, वरना दूरियां तो ज्यादा नहीं दिखाई देती हैं। तो ये सीटों के लिए आपने कुछ प्रिपेयर किया है कि क्या किया जाएगा? वो क्या रणनीति बना रहे हैं, क्या सुझाव ले रहे हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अब वो कोरा कागज है तो वही रह जाएगा, और क्या है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल साफ कही ये बात, जो आज मैं आपसे कह रहा हूं वो कल भी कहूंगा, कि देश में गठबंधन बने, और इंडिया गठबंधन अब बनेगा, और उसके लिए समाजवादी पार्टी लगातार प्रयास कर रही है, और जो भी उस गठबंधन के साथ तय होगा फिर उसी से रास्ता निकाला जाएगा। दिल्ली में 20 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य केंद्रों का रंग जो है वो गेरुआ करने के कारण केंद्र सरकार ने केंद्रीय योजनाओं का पैसा रोक दिया है। मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन रंग की कोई राजनीति नहीं हो सकती। सवाल यह है कि जो बड़े बड़े सपने दिखाए थे भारतीय जनता पार्टी ने, क्या वो पूरे हुए हैं? क्या जो भारत सरकार ने कहा कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर देंगे, उत्तर प्रदेश ने कहा कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कर देंगे, उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। सवाल रंग का नहीं है, सवाल यह है कि क्या किसानों की आय दोगुनी हुई है, चाहे वो बंगाल का किसान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, या देश के किसी कोने का। और जो उसे मदद मिलनी चाहिए किसान को, क्या ये सरकार दे पा रही है? और फिर ये तमाम नारे लगा रहे हैं, नारे दे रहे हैं। आज कोई घर चले जाइए आप, हर घर में बेरोजगार बैठा है, हर घर में आज बेरोजगार बैठा हुआ है इनकी गलत नीतियों के कारण, और नौकरियां छीनी जा रही हैं। ये सबसे बड़े सवाल हैं जिसका जवाब कांग्रेस पार्टी को तो नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में सरकार उनकी है। लेकिन इंडिया गठबंधन जो बनने जा रहा है, मैं समझता हूं वो मुकाबला करेगा। यहां किसी प्रदेश में क्या है, दिल्ली वाले हमेशा काम स्टेट का रोकते हैं। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि बीजेपी किसी स्टेट का काम रोक रही है। पहले जो सरकारें होती थी वो भी कभी ना कभी दूसरी स्टेट को परेशान करते थे काम रोक करके।
आप गठबंधन की बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर ना एक और तस्वीर दिखने लगी है। जैसे कि मुलायम सिंह जी वीपी सिंह जी से नाराज़ रहते थे और ऐसा कुछ भी याद नहीं आता कि उनको लेकर उन्होंने कुछ बड़ा किया हो। ऐसे में अचानक आप सीएम स्टालिन को वीपी सिंह जी की प्रतिमा अनावरण में बुलाते हैं, ना कांग्रेस के नेता, ना आरजेडी के। मतलब एक ऐसी सिचुएशन है, इसमें ऐसा लग रहा है कि और कई रीजनल पार्टीज़ के साथ आपके संबंध जो हैं, वो मोर देन कांग्रेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की कि आरक्षण जब लागू हुआ उस समय देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी थे और उन्हीं की प्रतिमा का अनावरण वहां पर हुआ, उसमें कार्यक्रम में मैं शामिल रहा। वो राजनीतिक परिस्थितियां थीं कि एक दूसरे को कुछ मुद्दों को लेकर के सहमत नहीं थे, इसलिए कुछ बातें आती थीं। लेकिन इधर जो देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे गरीब और पिछड़े और दलितों की और खालसा अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों की नौकरी छीनी जा रही है। ये याद दिलाना जरूरी है देश को कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, जिस संविधान के तहत आरक्षण मिला, जो मंडल कमीशन लागू हुई, आज उन सिफारिशों पर काम नहीं हो रहा है। जो मूल भावना थी कि पिछड़े और दलितों को और जो गरीब हैं उनको आरक्षण मिलेगा, तो मैं समझता हूं जो तमिलनाडु में प्रतिमा लगी है, ये कहीं ना कहीं ये संदेश देने की बात थी कि जो आरक्षण है वो खत्म किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार को उस दिशा में काम करना पड़ेगा और विपक्ष उस बात को कहेगी। और सबसे चमत्कार की बात तो ये है, हमने तो प्रतिमा लगाई, मान लीजिए, या प्रतिमा का हमने उद्घाटन किया, लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी ने जाति गणना की बात कही, उन्होंने आरक्षण की बात कही, तो इससे बड़ा राजनीति में और क्या चमत्कार हो सकता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको आपकी जाति की वजह से किसी फील्ड में पीछे रखा गया हो, ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आई हो? ये तो मैंने नहीं सोचा, हम तो अपने आप को फॉरवर्ड ही समझते हैं। और मैंने एक बार नहीं कहा, जब देश का सबसे बेहतर एक्सप्रेस वे मैंने बनाया तो मैंने कहा हम लोग जाति के हो सकते हो, बैकवर्ड हैं, लेकिन हम सोच में फॉरवर्ड हैं। और मुझे खुशी इस बात की कि जो डिजाइन, जो स्पेसिफिकेशन, जो टेक्निकल चीजें हम लोगों ने लागू की थी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में, वो आज एनएचएआई भी अपना रहा है। और मुझे खुशी इस बात की है कि देश के प्रधानमंत्री उसी सड़क पर उतरे हवाई जहाज से जो समाजवादियों ने बनाई थी और समाजवादियों की डिजाइन थी। उनके भी मंत्री रहे, उन्होंने भी बहुत सड़कें बनाई, लेकिन हरकुलस हवाई जहाज उनकी सड़कों पे नहीं उतरा। जो एयरफोर्स का सबसे भारी वाहन है, वो अगर किसी सड़क पे उतरा है तो वो समाजवादियों की डिजाइन की गई आगरा से लेकर के जो पूर्वांचल को जोड़ती है उस सड़क पर उतरा है। तो हम लोग तो फॉरवर्ड लोग हैं और जो लोग काम न करें वो बैकवर्ड लोग हैं। लेकिन आपसे ठीक पहले अभी वही अपनी सड़कों के बारे में नितिन जी बताकर गए हैं कि उन्होंने बेहतर सड़कें बनाई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का जिक्र भी इस तरह से बीजेपी के नेताओं की जबान पर कभी सुना नहीं है कितना अच्छा लखनऊ एक्सप्रेस वे बना है। मुझे खुशी है इस बात की और पूरा देश जानता है कि मंत्री गडकरी जी ने बहुत अच्छा काम किया सड़क बनाने में। लेकिन मैं वहीं ये बात भी मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा सौतेलापन अगर कहीं हुआ है तो उत्तर प्रदेश से हुआ है। अगर दिल्ली की सरकारें ये कहती हैं कि उन्होंने बड़े बड़े एक्सप्रेसवे दिए हैं, आप बताइए जिस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया हो, सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद चुने गए हों और जिसकी वजह से दिल्ली में सरकार बनती हो, उस प्रदेश को दिल्ली वालों ने एक भी एक्सप्रेसवे नहीं दिया, एक भी एक्सप्रेसवे नहीं दिया। और मुझे याद है लद्दाख को लेकर के जब बात आई थी और सुझाव मांगे गए थे, और उस सुझाव में समाजवादी पार्टी ने कहा कि कई कैंटोनमेंट्स को जोड़ने वाली बॉर्डर की सड़क वो बहुत जरूरी है अगर कभी कोई बात चीन से होगी तो। इसलिए समाजवादी पार्टी मांग करती है कि ग्वालियर से लेकर के लिप्पू लेक 6 लेन बनाई जाए सड़क। 6 लेन नहीं मांग हुई पूरी हमारी, उन्होंने आश्वासन दिया कि 4 लेन बनेगी और जब जमीन पे उतर रही है तो सिंगल लेन बना रहे हैं।
तो सोचिए उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार है कि नहीं है, और उस प्रदेश ने जिसने प्रधानमंत्री दिया हो, जो सरकार बनवाता हो। तो इसलिए बहुत बड़े काम हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश को कोई खास लाभ नहीं पहुंचा है। तो क्या आपको लगता है कि लैपटॉप के ऊपर सांड भारी पड़ जाता है, इस तरह के मुद्दे हैं फिर क्या? वो एक अलग समय था, और मैं आज भी कहता हूं कि जो नई पीढ़ी है वो नई तरीके से सोचती है। इसलिए नई पीढ़ी के साथ साथ जो चीज जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में एजुकेशन क्या हो, एजुकेशन बेहतर कैसे हो, प्राइमरी एजुकेशन कैसे बेहतर हो, हमारे इंटरमीडिएट के बच्चे कैसे अच्छे पढ़ने जाएं, हमारे बजट क्यों नहीं बढ़ रहा है एजुकेशन का। और दूसरा सेक्टर हेल्थ का है, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हेल्थ सेक्टर में कमी होती चली जा रही है, चाहे वो बजट की कमी हो और चाहे दवाई और इलाज की हो। तो इसलिए जो मुद्दे थे उस समय वो अलग तरह के मुद्दे थे। हमें खुशी है कि लैपटॉप भी बांटा, और आज जो परेशानी खड़ी है वो सब जानते हैं कि जानवरों से कितना किसान दुखी है। तो जो समय था लैपटॉप का तो लैपटॉप बांटा, अब समय है परेशानी का तो परेशानी बता रहे हैं। कभी योगी आदित्यनाथ आपको कॉल करके नहीं पूछते हैं कि इतनी सारी परेशानी जो है इस खबर को लेकर आप अक्सर बता रहे हैं, तो कुछ हल बता दीजिए, किस तरह से क्या किया जाए? न कॉल करके पूछते हो, न फोन आए तो ही अच्छा है। आजम खान, रमाकांत यादव, इरफान सोलंकी, दीप नारायण यादव, रामेश्वर सिंह यादव जैसे तमाम बड़े नेता हैं आपकी पार्टी के, या तो जेल में हैं या कई हजारों मुकदमे झेल रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे कि ये आपकी सरकार जाते ही सारे मुकदमे हुए, तो किस तरह से सिचुएशन को देखते हैं? कानून व्यवस्था की तो इस वक्त तारीफ की जा रही है उत्तर प्रदेश में कि लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ नहीं है ये सब साजिश करके फंसाया गया है, झूठ फंसाया गया है। पूरे देश में शायद इतने झूठे मुकदमे किसी नेता पर नहीं लगे होंगे जो मोहम्मद आजम खान साहब के ऊपर लगे। और केवल वही नहीं, हमारी पार्टी के कई विधायक हैं, कई पूर्व सांसद हैं, उनको जानबूझ करके फंसाया जा रहा है। और इसलिए फंसाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कमजोर दिखाई दे। इस साजिश और षड्यंत्र में ये लोग कामयाब नहीं होंगे। और इतने उस्ताद लोग हैं बीजेपी के लोग। मुझे याद है नोएडा में कोविड के समय पर एक एफआईआर दर्ज हुई थी, और चुपचाप सरकार ने चार्जशीट लगवा दी हम पर और जयंत चौधरी जी पर। कोविड के समय पर कोई उल्लंघन हुआ था जिसकी जानकारी हम लोगों को कभी नहीं मिली कि क्या केस दर्ज हुआ है। लेकिन सोचिए बीजेपी कितनी उस्ताद है, जब चार्जशीट लगानी थी तो जो चार्जशीट हम पर लगाई है तो किससे लगवाई है वो हम ही जानते हैं। और इसी तरह जयंत चौधरी जी पर जो चार्जशीट लगी है तो उन्हीं के समाज के अधिकारी से लगवा दिया। तो कितने होशियार हैं ये चुनाव को लेकर के और संदेश देने के लिए ये काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें कामयाब नहीं होंगे। इन्होंने झूठा फंसाया है। ये अपने तो मुकदमे वापस ले रहे हैं, जो गंभीर धाराओं के मुकदमे थे मुख्यमंत्री जी ने वापस लिए हैं। और पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मुख्यमंत्री ने अपने केस खुद वापस लिए हों, डिप्टी सीएम के केस वापस लिए जिन पे गंभीर मुकदमे थे। लेकिन विपक्ष को दबाने के लिए, विपक्ष को कमजोर करने के लिए उन पर साजिश कर करके मुकदमे लगे हैं। मैं समझता हूं जनता देख रही है और समय आएगा तो न्यायालय भी इसमें न्याय करेगा। तो क्या आपकी सरकार आएगी तो आप भी पलट के मुकदमे? ये काम समाजवादियों का नहीं है, लेकिन हमें पूरा न्यायालय पर भरोसा है कि आने वाले समय में न्यायालय इनकी मदद करेगा, न्यायालय इनकी न्याय देगा। अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ और देखा कि किस तरह से लोग घुस गए थे अंदर, सांसद पीट रहे थे। वो तस्वीर देख के पहली बात तो आपके जहन में क्या आया, और दूसरी बात ये कि आप इसको सिक्योरिटी ब्रीच ही समझ रहे हैं या फिर क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि ये तो देश की बेरोजगारी और ये सब स्थिति है, ये दोनों चीज बैलेंस कैसे इसको कहा जाएगा? लोकसभा में इस तरीके से सिक्योरिटी का लैप्स, और उस जगह जो हमारे प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा हो, ड्रीम प्रोजेक्ट में इस तरीके से सिक्योरिटी की लापरवाही एक गंभीर विषय है। और तब गंभीर और बन जाता है कि जब
भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने ही उसका पास बनवाया हो। मुझे लगता है कि तमाम एजेंसियां काम कर रही हैं देश की, और सच्चाई सामने आएगी। यही देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब उनके माँ बाप और घर के परिवार के लोगों से बात की गई तो उन्होंने यही कहा कि वो बेरोजगार थे और इधर बहुत परेशानी में थे। हो सकता है उसी के कारण वो सरकार को जगाने के लिए लोकसभा में ये कदम उठाया हो। लेकिन जब जांच एजेंसियां काम कर रही हैं तो मुझे उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगी। गंभीर विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने ही वो पास बनवाए थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों में से किसके साथ आप एक कम्युनिकेशन केमिस्ट्री ज्यादा बेहतर समझते हैं? अगर जो मीटिंग होती है, चर्चा होती है, उस पर जिसे आप अपनी बात मनवा भी सके या उनकी बात ही आपको माननी पड़ जाए? ये कोई सवाल नहीं है। कोई सवाल इसलिए नहीं है कि जब बातचीत होगी तो उनके पास भी बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, जाने क्या राय दे रहे होंगे एक्सपर्ट लोग उनको। मतलब अपनी पार्टी में तो उन्हीं की चलेगी ना? अब ये तो मैं नहीं जानता हूँ किसकी चलेगी, लेकिन इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पार्टी के कोई और है, तो हमारी जो बात होगी वो खड़गे साहब से बात होगी। वो उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात होगी। जो सुझाव हमें देना होगा या जो सुझाव उनसे लेना होगा या जो वो पक्ष रखेंगे उस पक्ष में हमें क्या कहना होगा, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहेंगे उनसे बातचीत होगी। लेकिन अब जो गठबंधन की पार्टियां हैं कांग्रेस के अलावा, वो ये समझने लगी हैं कि नेगोशिएशन आसान हो जाएगा, खास तौर से अभी हाल ही के चुनाव परिणाम देखने के बाद। क्या आपको भी लगता है कि अब गणित अच्छे नंबर देने वाला है अब इसमें? सवाल नेगोशिएशन का नहीं है, सवाल है बीजेपी का मुकाबला कैसे करेंगे। बीजेपी से मुकाबला करने के लिए ही जो सुझाव बेहतर होगा उसके पक्ष में समाजवादी पार्टी होगी। लेकिन बार बार इस तरह से रूटना बनाना चलेगा तो कैसे होगा फिर गठबंधन? गठबंधन ऐसे ही होते हैं, कुछ बातचीतें होती हैं, बातचीत से ही रास्ता निकलता है। अच्छा, मतलब रूटना बनाना चलता रहेगा, हो सकता है उसमें। बातचीत से ही होती है, बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। और देश की जनता चाहती है परिवर्तन। भारतीय जनता पार्टी से दुखी हैं लोग, परेशान लोग हैं, वो कहां जाएंगे? वो आखिरकार बीजेपी को हटाने के लिए काम कर रहे हैं। किसान दुखी है, नौजवान दुखी है, व्यापार चल नहीं रहा है, कुछ लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, कुछ लोगों को कितनी ऊंचाई तक पहुंचाया जा रहा है। 10 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा लोगों का माफ कर दिया गया। 5 करोड़ से ऊपर जो लोग हैं उनका कर्ज माफ हो गया बैंकों से। क्या किसानों का कर्ज माफ नहीं होना चाहिए? क्योंकि किसान का इसलिए कर्ज माफ नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि उन्होंने कम पैसे बैंक से उठाए। अगर आप पैसा ज्यादा लेते हो तो आपका कर्ज माफ होगा। अगर आप 100 करोड़ लेंगे तो आपका माफ हो जाएगा, 1000 करोड़ लेंगे तो आपका कर्ज माफ हो जाएगा। तमाम उद्योगपति हैं जो न जाने कितना पैसा ले चुके हैं बैंकों से। सोचिए, 10 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा माफ किया है सरकार ने, और किसानों का 2 लाख करोड़ माफ नहीं कर सकती है सरकार। इसलिए बड़े लोगों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है, गरीब और किसान की सरकार नहीं है। और उसका परिणाम आप देखिएगा जब चुनाव होगा 24 में। ये लोग 14 में आए थे, 24 में चले जाएंगे। धर्म की लाइन पर चुनाव लड़ा जा रहा है, 14 से अब 24 की बात कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने एक बड़ी लकीर अपनी ये खींची हुई है। यहीं पर आपको भी तो मौका मिला है अभी कि जातीय जनगणना का मुद्दा वापस निकल के आया है, और उसकी बात करने से रीजनल पार्टीज को, खास तौर से जो जाति आधारित है, तो उनको फायदा होता है। तो ये नहीं है कि एक अपॉर्चुनिटी इसी के चलते मिली भी है, लोगों के जहन में जा रही है। सामाजिक न्याय की और गैर बराबरी को खत्म करने की लड़ाई कोई नई नहीं है। देश जब से आजाद हुआ, आजादी से पहले से ये संघर्ष समाज में चल रहा है, और जाति को लेकर के तो हजारों साल से झगड़ा चल रहा है। तो ये जो जाति जनगणना है, अंग्रेजों के जमाने में भी जाति जनगणना हुई। क्या अंग्रेजों को आप जातिवादी कहेंगे? 1931 में सरकार किसकी थी? कौन लोग यहां थे? उन्होंने भी जाति जनगणना कराई थी। वो जाति जनगणना इसलिए भी जरूरी है कि आप जातियों के बारे में जाने तो सही, समझे तो सही। इसलिए जो लोग धर्म का रास्ता दिखा रहे हैं, धर्म का रास्ता अलग है
सामाजिक न्याय का रास्ता अलग है। हम समाजवादी लोग सामाजिक न्याय के रास्ते पर हैं। लेकिन अभी हाल ही में बीजेपी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को जो चुना, तो लोगों ने कहा कि देखिए ये भी बाकी जाति को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये बात तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि बीजेपी से ज्यादा जातिवादी कौन है? वो मुख्यमंत्री पद को भी जाति के हिसाब से बैठाते हैं और वो ये दावा करते हैं कि कहीं उन्होंने पिछड़ा बैठाया है, कहीं आदिवासी बैठाया है, कहीं अगड़ा बैठाया है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा जातिवादी कोई अगर है तो वो बीजेपी है। अगर पद जात के आधार पर आप बैठाएंगे तो यही तो आप कहते थे, यही तो झगड़ा था आपका, और आप खुद जातिवादी निकले। और ये उन्होंने सवाल ये बुलडोजर भी नहीं है, चलाया। सवाल ये है कि जनता नाराज है इनसे। चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है। किसान पूछ रहा है कि उसकी आय दोगुनी होगी कि नहीं होगी। ये किसने कहा था? और फिर नोटबंदी का इतना बड़ा सपना दिखाया कि नोटबंदी होने के बाद काला धन नहीं आएगा। आप देखिए कितने रुपए निकल रहे हैं, मशीनें लग करके पैसे गिने जा रहे हैं। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी व्यक्ति के पैसे नहीं थे। हो नहीं हो वो अलग विषय है, लेकिन क्या बीजेपी को ये स्वीकार नहीं करना चाहिए कि उनकी नोटबंदी पॉलिसी खराब थी? आज भी लोग काला धन बना रहे हैं। आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर लोगों के पास आज भी काला धन है, आ रहा है, या वो इकट्ठा कर रहे हैं, तो किसकी पॉलिसी की कमी है? कौन बढ़ावा दे रहा है? हाँ, ये आपने अच्छा दिलाया याद, नोटबंदी वाला मुद्दा। खैर लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये कि ये सारे मुद्दे जो है ना बुलडोज़र चलाकर ख़त्म कर देते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, और जैसे अभी मध्य प्रदेश में हाल ही में जैसे वो मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव, उन्होंने बुलडोज़र चला दिया और ये बताया कि देखिए हनुमान जी ऐसे हवा में उड़ के आते हैं और उनको माला पहनाते हैं। इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। लोकतंत्र में बुलडोजर की कोई जगह नहीं है। जो लोग कभी बुलडोजर के पक्ष में थे, अभी जब घर उनके उजड़ रहे थे तो बुलडोजर के आगे लेट रहे थे। आज उनको जरूर अच्छा लग रहा है कि दूसरे का घर गिर रहा है, लेकिन मैं ये दावा कर सकता हूं, कह सकता हूं, आप दिल्ली के किनारे से उत्तर प्रदेश के इस कोने से और उस कोने तक चले जाएं, आप हर बिल्डिंग को नापते चले जाना। अगर सबसे ज्यादा इलीगल बिल्डिंग किसी ने बनाई है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। चाहे वो नर्सिंग होम हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे कॉलेजेस हो, चाहे और संस्थाएं हो, नोएडा से लेकर के आपके उत्तर प्रदेश के आखिरी कोने तक सबसे ज्यादा इलीगल बिल्डिंग अगर किसी की बनी है, भारतीय जनता पार्टी की बनी है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खुश हो रहे हैं कि एक गरीब का घर गिरा करके बुलडोजर गरीब के घर गिरा दिया। आपके नोएडा में ही सोचिए कितनी ऊंची बिल्डिंग बनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने गिरवा दी। वो आखिर के किसके सरकार की जिम्मेदारी थी? किस सरकार ने बनवा दी थी वो बिल्डिंग? लेकिन कई बार लोग के आंसू जो है ना उस चमक से छिप जाते हैं, जैसे कि अयोध्या में जब दिए जलेंगे। वो सेलिब्रेशन है, हम दिए जला रहे हैं। क्रिसमस में क्रिसमस लाइट्स लगती हैं, वो इतना ही तो फर्क है। तो जो त्योहार है वो खुशी से मनाए जाते हैं, लेकिन गरीब के आंसू से नहीं मनाने चाहिए। और अगर आप दिए जला रहे हैं तो आपको ये भी बताना चाहिए कि गरीब के घर में दिए कब जलेंगे। क्या गरीब अंधेरे में रहेगा और आप दिया जलाएंगे? अगर वो दिए का तेल इकट्ठा करने जा रहा है और वो इकट्ठा कर करके सोचता है उसका 1-2 दिन का, 1 हफ्ते का खाना बन जाएगा, तो आप रात ही रात में पुलिस और बुलडोजर लगा करके पूरा समेट करके खत्म कर देते हैं। लोग हैं बीजेपी के लोग जो दिए का बचा हुआ तेल भी अगर गरीब इकट्ठा करना चाहे तो गरीब को इकट्ठा नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में जिस तरह से मुद्दे सामने आ रहे हैं कि चाहे आप काशी की बात कर लीजिए, चाहे मथुरा की बात कर लीजिए, सब जगह पर मस्जिद की नहीं है और मंदिर है, और इस तरह के मुद्दे फाइनली कृष्ण भगवान और इस तरह की सारी बातें जब सामने आ रही हैं, तो कैसे ये जिस सामाजिक न्याय की आप बात करें वो लोगों के माइंड को क्लिक करेगी? ये बीजेपी के लोग केवल ध्यान हटाने के लिए ये सब मुद्दे लाते हैं। समाजवादियों की कोशिश होगी कि जनता को जागरूक करें, उनके बीच जाएं। 2022 में ही समाजवादियों ने मुकाबला कर लिया था, बहुत कम वोटों से हम लोग पीछे रह गए, बहुत कम वोटों से हमारी हार हुई है। बीजेपी के पास तो फौज थी, नेताओं की फौज थी उनके पास, अधिकारी उनका सहयोग कर रहे थे, पैसे की उनके पास ताकत थी। और जो आज के जमाने में नई नई
कंपनियां बन गई जो वोट मैनेजमेंट की और इलेक्शन मैनेजमेंट की, वो तमाम संस्थाएं थीं। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं नेताओं की ताकत पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया था। और मैं समझता हूं 2024 में हार से सीख मिली है कि इनको हराया कैसे जाता है। अभी हाल ही के चुनाव में जो मऊ का चुनाव हुआ था, मुख्यमंत्री से लेकर के 2 डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्री, अधिकारी सब लगे रहे, लेकिन जनता को समझाया समाजवादियों ने। 50,000 के लगभग से भारतीय जनता पार्टी वहां हारी है। हमारी जिम्मेदारी होगी कि जनता को समझाएं, जनता के बीच में रहें, और उसी का परिणाम आपको देखने को मिलेगा। 2022 में आपका हिस्टोरिक परसेंटेज था, वोट परसेंटेज समाजवादी पार्टी का, लेकिन उसके बावजूद जिन प्रॉब्लम्स की आप बात कर रहे हैं, ये सारी चीजों की चलती है, तो अगर फिर से वापस आती हैं तो लोग कहते हैं कि फिर वही सेम आंसर रिपीट होता है उसमें कि भाई हम इस वजह से हारे हैं। लेकिन अब इसको रेक्टिफाई करके कैसे आपको लगता है कि ये रणनीति बन चुकी है कि अब नहीं होंगी रिपीट? इन्हें हराने के लिए रणनीति बना ली है। पीडीए इस बार एनडीए को हराएगा। तो पीडीए की बात जो है वो पूरा विपक्ष जो है वो साथ साथ, क्योंकि सबसे ज्यादा आप इस बात को लेकर चल रहे हैं। पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, औरतें और महिलाएं सब भारतीय जनता पार्टी को इस बार हराने जा रही हैं। एक आखिरी बात, क्योंकि कल ही मीटिंग है तो कुछ तो लोगों को आइडिया होना चाहिए कि आपके माइंडसेट में क्या चल रहा है, किस तरह से गठबंधन की इस मीटिंग में, क्योंकि इस पूरे गठबंधन का जब से ये शुरू हुआ है इसमें सबसे ज्यादा नजरें आप ही के ऊपर रही। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ और यहाँ से कांग्रेस की फिर उसके बाद हार होना, तीनों राज्यों में डाउन होना, तो इसे आप कैसे देखते हैं? मतलब खुशी की स्थिति भी हो सकती है कि आपके पास अपर हैंड है, और आपने क्या माइंडसेट में तैयारी की है कल के लिए खास तौर से? हमारा दल कई प्रदेशों में है। हमारी कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें, उन्हें हराएं, और जो रणनीति बनेगी उस रणनीति में हम साथ देंगे। कई प्रदेशों में है तो मैं मान के चलूं कि कई प्रदेशों के कई नंबर? प्रदेश, समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में विधायक हैं हमारे 2 वहां पर। मध्य प्रदेश में इतना परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया, वरना हमारा विधायक था, एक संगठन है पार्टी का। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, और भी प्रदेशों में पार्टी है। तो समाजवादी पार्टी का जहां भी सहयोग होगा गठबंधन को करेंगे, जो रणनीति बनेगी उस रणनीति का हिस्सा होंगे। लेकिन मैं समझता हूं एनडीए का मुकाबला केवल पीडीए ही कर सकता है। इसीलिए सामाजिक न्याय का रास्ता जाति गणना से निकलेगा। ये मुद्दा कुछ भी लाएं, लेकिन जमीनी मुद्दे यही हैं। हमें उम्मीद है कि जनता इसका समर्थन करेगी। और इसी सब के चलते अगर बाकी पार्टियों में मजबूती से, खास तौर से अगर हम बिहार से बात करें या कहीं और से, तो वो प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पे, जैसे ममता बनर्जी की अगर हम बात करें बाकी, तो वो, क्योंकि एक सवाल कई बार आपके साथ हो चुका है और आप हमेशा घुमा देते हैं, मुझे मालूम है, अभी भी सीधा जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पे आपने किसी का विकल्प सोचा है कभी, या आप ही सबसे पहले उसमें रहेंगे? पहले प्रधानमंत्री हटाना है, तब नया चेहरा लाना है। थैंक यू सो मच अखिलेश जी, आज आपने न्यूज नशा को वक्त दिया यहाँ पर। या प्लीज प्लीज। माइक। Just a second, please. Could we please quickly, sir, excuse me. क्या उनका क्या मतलब मतलब प्लानिंग है? आई आल्सो डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग। अभी जो है सबसे बड़ा दिल्ली के अंदर जो प्रॉब्लम है वो पीएम 2.5, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि यही सबसे बड़ा हेल्थ हैजार्ड है, पीएम 2.5। तो दिल्ली के अंदर भी ऑड इवन के लिए आम आदमी पार्टी ने बहुत कोशिश की, अरविंद जी ने, लेकिन कोई कोऑपरेशन नहीं है। पूरे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, तो इस कंडीशन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पोल्यूशन कंट्रोल की, वाटर पोल्यूशन है। और ठीक है, आप अपना सवाल थोड़ा जल्दी तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो टेस्ला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो पीएम 2.5 को बहुत कम कर देंगे, तो ये हमारे देश में ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका, अब क्या इसकी पोजीशन रहेगी? अब क्या मतलब इनका प्लानिंग है? मैं आपका धन्यवाद देता हूं। सवाल बड़ा उठाया आपने, COP 28 से लेकर के और सिटी, खासकर दिल्ली को लेकर के आप चिंतित हुए हैं। अंतोगत्वा आपको
टेक्नोलॉजी से जो इंट्रोड्यूस करेंगे चीजें तो वो करेंगे, वो समय लगेगा, लेकिन आपको अपने बड़े बड़े शहर अगर आप डीकंजेस्ट नहीं करोगे, आप कुछ भी ले आइए, लेकिन यहाँ का पॉल्यूशन नहीं हटा पाएंगे आप। कम से कम भारत सरकार को, दिल्ली सरकार को पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, जहां एक तरफ अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे रहे हैं तो सब्सिडी दें, आप टैक्सेस माफ करें, आप जीएसटी इतना क्यों ले रहे हैं? मुझे याद है कि सोलर से चलने वाली चीजें या सोलर से जितने भी उस समय बिजनेस उद्योगपति थे मुझसे मिले थे, उन्होंने कहा कि सोलर तभी हम बढ़ा सकते हैं जब आप वेट कम कर दें। तो मुझे याद है कि कई चीजों पर वेट 0 कर दिया था। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर WHO ने अलार्म किया कि आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, तो कोई भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल अगर बन रहे हैं और आप शहर में इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो दुनिया के दूसरे शहरों से सीखें कि कुछ शहर दुनिया के ये बना चुके हैं प्रोग्राम कि हमारे शहर कैसे साफ सुथरे होंगे, एयर पॉल्यूशन 0 कैसे होगा। शायद सरकारें उस तरफ ध्यान देंगी तो हम लोग भी उस रास्ते से अपने शहरों को ठीक कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है 24 में हटाइए, चीजें बदलती हुई दिखाई देंगी आपको। Yeah, Akhilesh ji, just one question, please. Yeah. You know, I'm representing Pari for India, and we are all animal lovers. And I can see the concern when you were speaking that, you know, the animals are creating some trouble on road and the fencing of the farmers. So my question to you would be, what is the solution for that? And we are willing to cooperate to find a solution for a safe environment for animals, healthy animals, and all the animals, you know, which belong to the community ought to be respected. मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। एक सवाल आपने किया। यहाँ बहुत सारे लोग जानते होंगे कि भारत देश को अंग्रेज कभी कभी स्नेक चार्मर्स कंट्री भी बोलते थे, और एक फैसले के बाद हमारे सपेरों से सांप छीन लिए गए। आज पूरे देश में देखिए, जहां कहीं भी सपेरे हैं तो उनके पास बीन बचाए सांप छीन लिए गए। आखिरकार उनके जीवन यापन के लिए सरकार ने क्या किया, अल्टरनेटिव क्या किया आपने? ये सवाल बड़े हैं और कई संस्थाएं, कई कानून ऐसे आते हैं जिसमें आपको उन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। समाजवादी पार्टी को आप लाइए, इन समस्या का समाधान पाएंगे आप। लास्ट क्वेश्चन मुकेश कौशिक फ्रॉम दैनिक भास्कर। अखिलेश जी, आपने जब विनीता जी ने सवाल किया कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल ये सरकार करती है, तो आपने बीजेपी की तुलना कांग्रेस से की और कहा कि कांग्रेस की सरकार भी तो ईडी का, सीबीआई का, आईटी का इस्तेमाल करती थी और जनता ने उसको सबक सिखाया, हरा दिया, बीजेपी को भी खत्म कर देंगे। तो उसी कांग्रेस के साथ आप इंडिया गठबंधन कैसे बना रहे हैं? कभी कभी ये तय करना पड़ता है कि कम सीधा कौन है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।